मैं हूं अदील इम्तियाज। फिजिक्स को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्से को हम कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे हिस्से को कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो चीज़ आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के तहत आती है। मसलन हम सूरज को देखते हैं, सियारे, सितारे, प्लैनेट्स, ये सब क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा है। इनकी मूवमेंट क्लासिकल फिजिक्स के असूलों पर मबनी होती है। हम ये बता सकते हैं कि ज़मीन आज कहाँ पर है, उसकी क्या पोजीशन है। इसी तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि 2 सालों के बाद ज़मीन किस जगह पर होगी। क्लासिकल फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत सीक्वेंशियल होती हैं और उनमें हमें एक पैटर्न नज़र आता है। कहीं भी हमें रैंडमनेस नज़र नहीं आती। हर चीज़ सीक्वेंशियल होती है और हम फ्यूचर के बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में एक चीज़ बहुत अहम है और वो है किसी भी चीज़ की पोजीशन। मसलन हम बुर्ज खलीफा को लेते हैं। हमें पता है कि बुर्ज खलीफा दुबई में है और अगर मैं कनाडा में जाके बुर्ज खलीफा को ढूंढने की कोशिश करूंगा तो मुझे बुर्ज खलीफा नज़र नहीं आएगा। तो बुर्ज खलीफा विद प्रोबेबिलिटी 1 दुबई ही में मिलेगा। उसके अलावा हम उसे किसी और मुल्क में भी तलाश करेंगे तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो हमें पोजीशन का एग्जैक्ट पता होता है। हम अगर किसी भी चीज़ की पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं क्लासिकल फिजिक्स में तो उसके लिए हम 3D यानी XYZ डायमेंशंस इस्तेमाल करते हैं और एक ग्राफ के ज़रिए किसी भी चीज़ की पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि एक चौथी डायमेंशन भी है और वो डायमेंशन है टाइम की। अगर किसी भी इवेंट के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि ये कब हुआ और कहाँ हुआ, व्हेन एंड वेयर, तो उसके लिए हमें 4D 4 डायमेंशंस चाहिए। XYZ जो है वो पोजीशन की डायमेंशंस हैं, जबकि चौथी डायमेंशन टाइम की होगी और उससे हम किसी भी इवेंट को लोकेट कर सकते हैं। इसे उसने स्पेस टाइम का नाम दिया। पर जैसे ही हम क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स में जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स का मतलब यह है कि छोटी दुनिया, एटम्स की दुनिया, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की दुनिया। तो जैसे ही हम एटम की दुनिया में जाते हैं तो असूल कुछ मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है साइंसदानों के लिए कि हमारी क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और उनके बेसिक असूलों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मसलन हम एटम के मॉडल को देखते हैं जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ। मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपने अदवार में, अपने टाइम्स में मुख्तलिफ एटम के मॉडल्स दिए, जिसमें हम डाल्टन का मॉडल भी देखते हैं और थॉमसन का, जे थॉमसन का मॉडल। उसके साथ रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया जिसमें उन्होंने बताया कि ज़मीन की तरह, जिस तरह ज़मीन सोलर सिस्टम में घूमती है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। उसके बाद बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें उसने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल की बात की, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फिर हमें श्रोडिंगर के एटॉमिक मॉडल के बारे में पता चला जिसमें श्रोडिंगर ने बताया कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो क्लाउड्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की किसी भी जगह पाए जाने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। वो कुछ जगहों पर ज़्यादा हो सकती है और कुछ जगहों पर कम हो सकती है, पर आप किसी भी जगह पर ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद आए एक बहुत अहम साइंसदान जिनका नाम था डी ब्रॉय, जिसे हम देसी जुबान में डी ब्रॉगली भी कहते हैं, पर मैं इनका नाम डी ब्रॉय लूँगा। डी ब्रॉय ने अपने पीएचडी के थीसिस में यह बताया कि हर चीज़ की 2 नेचर होती हैं। हर चीज़ की 2 नेचर होती हैं, एक पार्टिकल नेचर होती है और एक वेव नेचर होती है। इस चीज़ को शुरू में बड़ी मुश्किल मिली साइंसदानों को समझने के लिए, पर डी ब्रॉय ने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक पार्टिकल के तौर पे लेते हैं तो इसके साथ एक वेव भी अटैच होगी और वो वेव हमने यहाँ पर दिखाई है।
इलेक्ट्रॉन इस वेव में किसी जगह भी पाया जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कुछ जगह पाए जाने की ज़्यादा हो सकती है और कुछ जगह कम हो सकती है, पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप 100% लोकेट नहीं कर सकते कि इस वक्त वो कहाँ पर है, क्योंकि वो इस वेव में कहीं भी हो सकता है। डी ब्रॉय की इस बात को ज़्यादातर साइंसदानों ने उस वक्त मानने से इनकार किया, पर आइंस्टाइन ने डी ब्रॉय का पीएचडी का थीसिस एवेल्युएट किया और कुछ अरसे के बाद डी ब्रॉय को पीएचडी की डिग्री इस थीसिस पर दी गई। इससे पहले हमें आइंस्टाइन बता चुके थे कि लाइट की डुअल नेचर होती है, डुअलिटी होती है लाइट में। लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज अ वेव भी बिहेव करती है। अगर आप लाइट का वेवी बिहेवियर देखें तो आपको पता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में पाई जाती है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए हम इसको वेव कह सकते हैं। पर साथ साथ आइंस्टाइन ने हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी बताया, जिसमें फोटॉन्स के बारे में बात हुई जो कि एनर्जी के पैकेट थे। ये लाइट का पार्टिकल बिहेवियर था, इसको मैंने यहाँ पर शो किया है, यानी लाइट एज अ वेव और लाइट एज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, जिसको हम इसका पार्टिकल बिहेवियर कहते हैं। तो लाइट में ये दोनों बिहेवियर मुख्तलिफ कंडीशंस में नज़र आते हैं। साइंसदानों ने ये भी एक्सप्लोर किया कि इलेक्ट्रॉन्स में भी दोनों बिहेवियर नज़र आते हैं, यानी कभी इलेक्ट्रॉन वेव की तरीके से जांचा जाता है, बिहेव करता है, और कभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर को सामने लाता है। तो इलेक्ट्रॉन में भी दोनों चीज़ें हैं, और उसके लिए उन्होंने डबल स्लिट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए जो कि बहुत मशहूर हैं, और इस पर मैंने एक अलग पूरी वीडियो बनाई है लाइट की डुअलिटी पर भी और इसके साथ साथ क्वांटम मैकेनिक्स पर भी, तो आप उसको देख सकते हैं। हमें ये तो पता था कि जो लाइट है वो भी डुअल नेचर की है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जिसको हम पार्टिकल समझते थे वो भी डुअल नेचर के थे। डी ब्रॉय ने हमें ये बताया कि हर चीज़ के साथ डुअलिटी मौजूद है, यानी अगर आप इस एलिफेंट को देखें तो ये पार्टिकल नेचर में तो हम हमेशा देखते हैं, हमें नज़र आता है कि एक बहुत बड़ा एलिफेंट है, पर इसके साथ साथ एक वेव भी है, इसकी वेव नेचर भी है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम क्यों नज़रअंदाज करते हैं उसका मैं आपको बताऊंगा, पर इसकी ये दोनों नेचर्स हैं और दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज़ की डुअलिटी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ की पार्टिकल नेचर है तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कैसे फ़र्क आता है। मेरे पास ये 3 हैट्स हैं और इन 3 हैट्स में से किसी एक के नीचे एक बॉल है। हम अब पार्टिकल नेचर की तरफ बात कर रहे हैं, हम वेव नेचर की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास 3 हैट्स हैं और 3 हैट्स में एक बॉल है, और मैंने ये देखना है कि ये बॉल जो है वो कहाँ पर है। तो आप क्या कहते हैं कि ये बॉल कहाँ पर हो सकती है? सपोज हम ये कहते हैं कि ये बॉल बीच वाले हैट के नीचे है, तो क्या आपको ये लेफ्ट और राइट के हैट के नीचे मिल सकती है? नहीं मिल सकती। इसकी प्रोबेबिलिटी बीच वाले हैट के नीचे होने की 1 है, और यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी यानी लेफ्ट और राइट के हैट्स के नीचे होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो पार्टिकल नेचर में हम लोकेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि वो कहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से पार्टिकल नेचर में अगर कोई चीज़ पार्टिकल नेचर दे रही है, बिहेव कर रही है, तो उसकी पोजीशन का तो हमने देख लिया कि हम उसको लोकेट कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ हम उसके मोमेंटम को भी फाइंड कर सकते हैं। मसलन मैं ये हेड ज़ोर से हवा में उड़ा दूँ तो मुझे इसके वेट का पता है और मुझे इसके मैस का पता है, और अगर मुझे इसकी स्पीड का भी पता है जिस तेज़ी से मैंने इसको हवा में उड़ाया है, तो मैं इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से एक कार है जो टाइम 0 पर रेस्ट में है, मुझे उसका मैस पता है, मुझे ये भी पता है कि उसकी स्पीड 0 है, तो मैं इसको मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूँ। सपोज़ वो कार 50 किलोमीटर्स पर मिनट की स्पीड से मूव करती है, तो अब मैं उसकी मोमेंटम दोबारा भी निकाल सकता हूँ। तो मुझे इस कार का, इस जीप का मोमेंटम हर वक्त पता रहता है। तो पार्टिकल नेचर में हम पोजीशन और मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर हम वेवी नेचर को देखें तो क्या किसी वेव में आप पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं? मसलन अगर मैं ये कहता हूँ कि इस हेड के साथ ये वेव भी अटैच्ड है, कभी कभी ये हेड इस वेवी बिहेवियर को भी डिपिक्ट करता है। और वेव क्या होती है? वेव होती है डिस्टर्बेंस इन टाइम स्पेस। वेव स्प्रेड आउट करती है, बाहर की तरफ फैलती है, उसमें हमें पता है कुछ उभार होते हैं और कुछ गहराइयाँ होती हैं, और ये बाहर की तरफ फैलती है। तो
मैं यहाँ पर किसी भी पार्टिकल को जिसकी ये वेव नेचर हम देख रहे हैं उसको लोकेट कर सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। मसलन मेरे पास ये एक वेव है और ये चलती जा रही है चलती जा रही है, ये एक वेवलेंथ की और एक फ्रीक्वेंसी की वेव है। तो अब मैं ये लोकेट कर सकता हूँ कि ये हेड इस वक्त यहाँ पर होगा, या ये यहाँ पर होगा, या ये यहाँ पर होगा, या ये यहाँ पर होगा। मैं नहीं बता सकता क्योंकि वेव में आपको पोजीशन लोकेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वेव जो है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलती जा रही है और हमेशा रहेगी। तो इसमें आप किसी जगह पर पार्टिकल को लोकेट करें कि इस वक्त पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, ये तकरीबन नामुमकिन है। तो हम वेव नेचर में पार्टिकल को लोकेट नहीं कर सकते। वेव की एक खसूसियत और बताता जाऊँ, और वो ये कि जो इसकी पीक्स होती हैं उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो इसकी वैलीज होती हैं, नेगेटिव पीक्स होती हैं, उसको हम ट्रफ कहते हैं। दो पीक्स के बीच में जो जगह होती है, जो डिस्टेंस होता है दो पीक्स के बीच में, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अगर आप ऊपर वाली वेव को देखें तो इसकी वेवलेंथ छोटी है, ठीक है जी, इसकी वेवलेंथ छोटी है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और अगर हम नीचे वाली वेव को देखें तो इसकी वेवलेंथ बड़ी है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। हम वेवलेंथ के बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हमें डी ब्रॉय ने बताया कि अगर आपने किसी वेव की मोमेंटम निकालना है, हमने पार्टिकल का मोमेंटम तो निकाल लिया जब मैंने गाड़ी की बात की, और हमें पता चला कि m इंटू वी उनका मोमेंटम था, m मैस था और v उनकी स्पीड थी। दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें और उसका किसी भी टाइम पर हमें मोमेंटम मिल सकता है। पर वेव, अगर एक पार्टिकल जो है उसके साथ एक वेव भी अटैच्ड है, तो हम उस वेव के ज़रिए उसका मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं? यह बड़ा मुश्किल काम था। इसके लिए हमें डी ब्रॉय ने एक फार्मूला दिया और उसने बताया कि लैम्डा यानी वेवलेंथ जो है वो इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम। सिंपल तरीके में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कहता है कि मोमेंटम और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो मोमेंटम उस चीज़ का कम होगा, अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दुनिया में हमने ये तो बताया डी ब्रॉय ने कि हर चीज़ के साथ एक वेव और एक पार्टिकल नेचर अटैच्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इस एलिफेंट के साथ एक वेव भी अटैच्ड है और ये पार्टिकल फॉर्म में तो हमें नज़र आता ही आता है। पर इसकी वेव के बारे में हम क्यों नहीं कभी बात करते? उसकी वजह यह है कि इसकी वेव जो है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इसका मैस बहुत ज़्यादा है। अगर ये थोड़ी सी स्पीड के साथ भी चले, क्योंकि इसका मैस इतना ज़्यादा है, तो इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा बनता है। और हमें पता है कि वेव जो है उसका मोमेंटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस इनटू वेलोसिटी या मैस इनटू स्पीड के प्रोडक्ट से। अगर इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है तो इसकी जो वेव नेचर है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, और वो वेवलेंथ इतनी कम होगी कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं डेली लाइफ में। इसी तरीके से ये एक बुलेट है, इसका मैस बहुत कम है पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा है। और जब इसका मोमेंटम अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके जो वेव होगी वो उसकी वेवलेंथ भी बहुत कम होगी। इसलिए हम डेली लाइफ में इनको इग्नोर कर देते हैं, इनकी जो वेव नेचर इनको इग्नोर कर देते हैं और पार्टिकल नेचर को ही सामने रखते हैं। अब हम आते हैं क्वांटम फिजिक्स में, यानी पार्टिकल लेवल पे हम एटम के बीच में आते हैं। तो अगर एटम को देखें, एक इलेक्ट्रॉन को देखें, तो उसका मोमेंटम जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसका मैस बहुत कम होता है। इस वजह से उसकी वेवलेंथ जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसकी जो वेव नेचर है वो बहुत अयां होती है, हमारे ऊपर जाहिर होती है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। जबकि एलिफेंट की जो वेव नेचर होती है वो इतनी छोटी वेवलेंथ की वेव है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में जब हम पार्टिकल लेवल पे जाते हैं तो वेव नेचर या डुअलिटी जो है वो बहुत अहम हो जाती है। हमें ये तो पता है कि वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम को बताती है, ये हमने पिछली स्लाइड में देख लिया कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो मोमेंटम कम होगा, और अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। पर इस वेव की पोजीशन क्या है?
अगर सपोज ये हैट की वेव है, उसकी वेव नेचर को हम देख रहे हैं हैट की, जिसकी हमने बात की थी, तो इस वक्त हैट कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो वेव में पोजीशन को लोकेट करना बहुत मुश्किल है। हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हैट इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जिसकी वेव को हम देख रहे हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होने की ज़्यादा है और यहाँ पर होने की कम है, पर हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि हैट इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। तो वेव नेचर में ये एक कमी है कि इसमें पोजीशन की इंफॉर्मेशन। तो ये सारी बात करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि डुअलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है और हर चीज़ की डुअल नेचर है। मेरी भी डुअल नेचर है, वेव फॉर्म और पार्टिकल नेचर। हम उस दुनिया में जाके देखेंगे जहाँ पर वेव फॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी कि हम उनको मेजर कर सकते हैं। और वहाँ पर जाके हम देखेंगे कि हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या चीज़ दी। हाइजेनबर्ग एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने हमें ये बताया कि आप एक हद तक पार्टिकल्स की लोकेशन यानी पोजीशन और उनके मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग ने ये बात की थी क्वांटम फिजिक्स के बैकग्राउंड में, यानी हम बात कर रहे हैं एटम और एटम के अंदर की दुनिया की। हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की मिसाल लें और आप उसकी पोजीशन मेजर करने की कोशिश करें, आप उसकी पोजीशन जैसे जैसे मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके मोमेंटम को मेजर करने में उतनी ही मुश्किल आएगी, एक अनसर्टेनिटी रहेगी। ये नहीं हो सकता कि आप उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर एक्यूरेटली मेजर कर सकें। और उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया जिसे हम कहते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2। इसमें डेल्टा जो है ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, पोजीशन नहीं है, सिर्फ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो जो पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी होगी उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 से बड़ा होगा। तो अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। अगर आप पोजीशन को मेजर करने की कोशिश करेंगे सर्टेन होके तो आपको अनसर्टेनिटी मिलेगी मोमेंटम में, और अगर आप मोमेंटम को मेजर करने की कोशिश करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की या और छोटे पार्टिकल की तो आपको उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिलेगी। ये हाइजेनबर्ग का कहना था। अब हम इसको और ज़्यादा तफसील से पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो उसमें यह कहा गया है कि द वेरी कॉन्सेप्ट टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन of an object and its exact momentum simultaneously in nature has no meanings, exist ही नहीं कर सकते। ये एक लोअर लिमिट है, इससे ज़्यादा नीचे आप नहीं जा सकते। ये एक नेचर की तरफ से लोअर लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट पोजीशन नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो फिर मोमेंटम में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो आपको ये नहीं पता चलेगा ये पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है अगर आपकी उसकी पोजीशन को मेजर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उसकी स्पीड को और उसके मोमेंटम को, उसकी डायरेक्शन को, उसके मैस को मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आपको पोजीशन का पता नहीं चलेगा कि उसकी करंट पोजीशन क्या है। क्योंकि हमें एक चीज़ जहन में ये भी रखनी चाहिए कि प्लांक्स कांस्टेंट है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, जो कि इस पर एक लोअर लिमिट लगाता है। अब मैं आपको इसके ज़्यादा तफसील में बताता हूँ, और उससे पहले हमें वेव इंटरफेरेंस के बारे में बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। जहाँ पर भी दो वेव्स मिलती हैं वहाँ पर उनमें इंटरफेरेंस होती है। तो दो वेव्स अगर इन फेज़ आ रही हैं, यानी उनका क्रस्ट उनके क्रस्ट के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, और ट्रफ से मैच कर रहा है, तो जब वो इंटरफेयर करेंगे तो एक बड़ी वेव बना देंगे। इसको हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, यानी उनका जो असर है वो ऐड हो गया। इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर वो आउट ऑफ फेज है, यानी एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पर है और इसी तरीके से वाइस वर्सा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें कोई वेव उस जगह पर नहीं मिलेगी। इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अच्छा, हमें ये पता है कि एक वेव के ऊपर किसी भी पार्टिकल को लोकेट करना, उसकी पोजीशन को लोकेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। यानी अगर एक्स की ये वेव नेचर है तो इस वक्त एक्स कहाँ पर मौजूद है हम ये नहीं कह सकते हैं। सपोज एक्स एक इलेक्ट्रॉन है, क्या वो इस पीक पर मौजूद है या इस ट्रफ पर मौजूद है या इस क्रस्ट पर मौजूद है, हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर वो
एक पैकेट ले लिया जाए, एक वेव पैकेट बना लिया जाए। ये देखें जी, यहाँ पर वेव जो है वो 0 है और यहाँ पर भी वेव 0 है और बीच में थोड़ी जगह पर ये वेव एग्जिस्ट करती है। इसको हम एक वेव पल्स भी कहते हैं, हम इसको वेव पैकेट भी कहते हैं। तो अब मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है कि मैं ये कह सकता हूँ कि x जो है वो यहाँ से लेके यहाँ जहाँ पे मैंने निशानदेही की है इसके बीच में कहीं है। तो अब x की जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो मैंने कम कर दी। अब मुझे पता है कि x जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कहीं नहीं हो सकता। x जो है वो जस्ट इस वेव पैकेट के बीच में कहीं हो सकता है, उसके चांसेस जो हैं डेल्टा एक्स मैंने छोटा कर दिया। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप डेल्टा एक्स को छोटा करेंगे तो डेल्टा पी बड़ा होता जाएगा, यानी मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है वो बड़ी होती जाएगी। इस कंडीशन में कैसे होगी? हमें ये पता है कि एक वेव के साथ एक वेवलेंथ होती है, इसका मतलब है उसके साथ एक मोमेंटम जुड़ा होता है, क्योंकि वेवलेंथ उसके मोमेंटम को बता रही होती है। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर ये ब्लू कलर की वेव है तो इसके साथ एक मोमेंटम अटैच्ड है। ये एक पार्टिकल की वेव है जिसका मोमेंटम जो है वो इसकी वेवलेंथ के इक्वल है और उसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। इसी तरीके से हम एक और वेव ले लेते हैं, इसके साथ भी एक मोमेंटम अटैच है जो कि इससे डिफरेंट है, क्योंकि इन दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट है। ठीक है जी, मैं कहता हूँ इसके साथ m1 मोमेंटम है, इसके साथ m2 मोमेंटम अटैच्ड है। एक तीसरी वेव है, इसके साथ m3 मोमेंटम अटैच्ड है। तो मैं इन सब को, और भी नीचे वेव्स आती जा रही है, इन सब वेव्स को ऐसे ऐड करता हूँ कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि ये वेव्स ऐड होकर एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देती हैं। यहाँ पर 0 वेव है, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है जी, और बीच में वेव जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये वैसी इम्पल्स बन रही है जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। अब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली ये पल्स बनाई कैसे जा सकती है, या इसको वेव पैकेट भी कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में। ये मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को ऐड करके बनाया जा सकता है, या ये मुख्तलिफ मोमेंटम्स को ऐड करके बनाया जा सकता है। इनको बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि अब मुझे ये पता है कि जो पार्टिकल है वो इसके बीच में उसकी पोजीशन कहीं इतनी जगह पर किसी जगह पर है, तो मैंने उसकी पोजीशन जो है उसमें जितनी भी अनसर्टेनिटी थी वो कम कर दी। पर उसका नतीजा क्या हुआ? इसमें कितना मोमेंटम है? क्या ये वेव का एक मोमेंटम है? नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी वेव्स ऐड हुई हैं जिनका डिफरेंट मोमेंटम थे। इतने मोमेंटा जब ऐड हुए हैं तो अब जो हमारे पास ये वेव पैकेट बना है जिसमें हम पार्टिकल को ट्रेस तो कर सकते हैं उसकी पोजीशन को, पर यहाँ पर कोई फिक्स्ड मोमेंटम है ही नहीं, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोमेंटम है एक्चुअली। तो मोमेंटम जो इस फाइनल वेव का है, इस वेव पैकेट का, वो हम डिटरमिन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी वेव्स के मोमेंटम्स ऐड होकर आ चुके हैं। तो जैसे हम अपने पोजीशन की तरफ थोड़ी सी पेशकदमी की, उसको प्रिसाइज एक्यूरेटली मेजर करने की, तो मोमेंटम जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गई। यही हाइजेनबर्ग ने हमें ये कहा था। उसने ये कहा था कि अगर आप पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप उसका मोमेंटम मेजर नहीं कर सकेंगे। और हमने ये देखा कि जब वेव पैकेट में हमने एक वेव पैकेट बनाया और उसकी पोजीशन है उसको हमने लोकलाइज्ड कर दिया थोड़ी सी जगह पर, तो उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो अनडिटर्मिनिस्टिक हो गया, क्योंकि इतने मोमेंटा उसमें ऐड हो गए मुख्तलिफ वेव्स के कि हम उसको डिटर्मिन नहीं कर सकते कि इसका मोमेंटम इस वक्त इस पार्टिकल का क्या है। इसकी एक और पिक्चर भी है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, और वो डिपेंड करती है कि आप इसको मेजर कैसे करते हैं। मसलन मैं आपको एक यही कहानी एक और तरीके से सुनाता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन है और आपने उसकी प्रिसाइसली पोजीशन लोकेट करनी है कि यार ये इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। आप क्या करेंगे जी? आप ये करेंगे कि आप एक टॉर्च लेंगे जिसमें से एक फोटोन निकलता हो। ये ऐसी, आप कोई लेज़र बीम लेंगे या ऐसी टॉर्च लेंगे जिसमें अज्यूम करें कि एक फोटोन निकलता है, और वो लाइट का फोटोन जब इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा तो आपने एक आई पीस से उसको देखना है। माइक्रोस्कोप ये रखी हुई है यहाँ पर, आप उसको देख रहे हैं। जैसे टॉर्च की लाइट उस पर पड़ेगी और जिसको हम अज्यूम करते हैं कि उसमें से एक फोटोन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, तो क्या होगा? आपको वो इलेक्ट्रॉन नज़र आ जाएगा। ये एक मिसाल हमने समझाने के लिए ली है। अब क्या हुआ जी? जैसे ही वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ा तो इस फोटोन को, हमें पता है कि लाइट में तो एनर्जी होती है और फोटोन होता ही एनर्जी पैकेट है, तो उसने अपनी एनर्जी कोलिजन के दौरान इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दी।
बोहर हमें ये बताता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो जंप करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर देता है। अब जैसे ही हमने ये फोटोन इस पर शाइन किया ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देख सकें, तो उस फोटोन ने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी और उसके साथ वो बाउंस बैक हुआ। अब इस फोटोन की रिफ्लेक्टेड फोटोन की एनर्जी डिफरेंट थी और उससे कम थी, क्योंकि इसने अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी और इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका मोमेंटम चेंज हो गया, उसने एनर्जी फोटोन से ले ली। इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा लाइट शाइन करेंगे तो ज़्यादा फोटॉन्स जनरेट होंगे और उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोमेंटम और ज़्यादा चेंज होगा। तो अब जब आपने पोजीशन की एक्यूरेसी की तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जिससे हमें हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल समझ आता है। इसकी एक और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इस तरीके से है कि अगर आप एक लेज़र बीम लें और उसके आगे एक स्लिट लगा दें, सिंगल स्लिट, और यहाँ पर आपने एक स्क्रीन लगा दी। अब आपने क्या किया, इसको शाइन किया, तो जब स्लिट बहुत ज़्यादा खुली थी, बड़ी थी, यहाँ पर जो होल था वो बड़ा था, तो आपको यहाँ पर एक डॉट नज़र आएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर एक डॉट नज़र आएगा। अब आप क्या कीजिए, अब आप ये करें कि आप उस स्लिट को बंद करना शुरू कर दें, यानी उसको छोटा करना शुरू कर दें। तो आपके लिए बड़ी हैरानी होगी क्योंकि जब आप उसको बंद करेंगे, पहले जो ये सिंगल डॉट था ये छोटा होगा, पर एक लेवल के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये फैलना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पर फैलना शुरू हो जाएगा। अब स्लिट जो है वो तो छोटी होती जा रही है, होल छोटा होता जा रहा है, पर ये जो लाइट है वो हॉरिजेंटली फैलती जा रही है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब आपने स्लिट ज़्यादा खोली हुई थी, जब स्लिट पूरी खुली हुई थी, इससे भी ज़्यादा खुली हुई थी, तो क्या हुआ, उस वक्त सपोज 100 फोटॉन्स जा रहे थे और वो फोटॉन्स जो है वो एक डॉट बना रहे थे। अब आपने स्लिट को छोटा करना शुरू कर दिया, तो आपने डेल्टा एक्स को कम करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि अब फोटॉन्स जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं, इतनी अनसर्टेनिटी इतनी पोजीशन में है, तो क्या हुआ कि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। आपने स्लिट और छोटी की और छोटी की, यहाँ पर अगर 50 फोटॉन गुजर रहे थे तो मे बी यहाँ पर 40 फोटॉन्स गुजर रहे हैं, यहाँ पर 30 गुजर रहे हैं, यहाँ पे 20 गुजर रहे हैं और यहाँ पर 10 फोटॉन्स गुजर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, आप डेल्टा एक्स छोटा करते जा रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के दौरान, और एक्स एक्सिस के दौरान आप देखें तो आपको उनका मोमेंटम चेंज हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो स्क्रीन पर फैलते जा रहे हैं, उनका मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। इस वजह से आपको स्क्रीन पर ये उनका जो बीम है वो फैली हुई नजर आएगी। ये प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, कि आप एक लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते इस फॉर्मूले में। आप डेल्टा एक्स को एक लेवल से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हर सूरत h/2 से बड़ा या बराबर रहना है। तो अगर आप डेल्टा एक्स को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा, इस इक्वेशन को होल्ड करने के लिए डेल्टा पी ऊपर जाना शुरू कर देगा। और इस कंडीशन में यही हुआ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, कि आपका जो मोमेंटम है वो बढ़ना शुरू हो गया, फोटॉन्स जो हैं वो स्कैटर होना शुरू हो गए और वो डिफरेंट मोमेंटम्स के साथ स्कैटर होकर आपको एक स्कैटर्ड बीम देना शुरू कर दी। इस एक्सपेरिमेंट की एक वीडियो मैंने कमेंट्स में और अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया, आप उसको भी देखिएगा तो आपको ज़्यादा ये क्लैरिटी आ जाएगी। अब मैं इसको सम अप करता हूँ, और वो ये है कि नेचर ने एक लोअर लिमिट रखी है क्वांटम फिज़िक्स में, कि हम पार्टिकल लेवल पर जब जाते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल लेवल पर जाते हैं, तो एक तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर डुअलिटी जो है उसका असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनकी जो वेवी नेचर है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा, हम सिर्फ पार्टिकल नेचर को स्टडी करके उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं जान सकते। और दूसरी चीज़ यह है कि नेचर ने एक लिमिट लगाई है कि हम इन दो चीज़ों को, पोजीशन और मोमेंटम, ये जो कपल है ना, पोजीशन और मोमेंटम, इनको एक लेवल तक मेजर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा क्लोजली और एक्यूरेटली हम इनको एक टाइम पर साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते।